दोस्तों, जब हम हैवान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किसी विशालकाय जीव का ख्याल आता है। लेकिन तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि इस दुनिया में एक ऐसा राक्षस भी है जिसका साइज चींटियों से भी छोटा है और वो शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर घुस के इंसान को खोखला कर देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी हैवान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने जब जॉन नाम के व्यक्ति के शरीर में अपना बसेरा बनाया तो उसकी हालत किस तरह की हो गई थी, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि हर इंसान को घूमना फिरना पसंद है। हर कोई ये चाहता है कि वो कुछ पल के लिए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से छुट्टी लेकर किसी दूसरे देश की खूबसूरती का आनंद उठाए, पर कभी कभी कुछ पल की ये खुशी गम में भी बदल जाते हैं और ठीक ऐसा ही जॉन के साथ हुआ। दोस्तों, ये बात है साल 2003 की, जब जॉन करीब 34 साल के थे और अपनी वाइफ लीसा और अपने बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। पर खेलते खेलते जॉन को चक्कर आ गया और वो जमीन पे गिर गए। ठीक इसी तरह का चक्कर जॉन को कुछ दिनों पहले कार चलाते वक्त भी आया था। हालांकि 1 मिनट तक तो इन्हें सब कुछ अपने आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था, पर ये उसके बाद ठीक हो गए। जॉन को लगा कि ऑफिस वगैरह की थकान के कारण इस तरह के चक्कर आ रहे होंगे और इस वजह से इन्होंने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पर जब ये दोबारा इनके साथ हुआ तो ये काफी देर तक कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे, यहाँ तक कि अपना बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जॉन की वाइफ लीसा को ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और जब उसके अगले दिन से जॉन का जी मिचलाने लगा तो लीसा और जॉन दोनों ने ये सोचा कि शायद उनका पेट खराब है। इसलिए बिना डॉक्टर को दिखाए ही इन लोगों ने खुद से दवा करनी शुरू कर दी ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर लगातार 1 हफ्ते तक पेन किलर लेने के बावजूद जॉन की तबीयत में रत्ती भर भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। उल्टा जॉन की हालत और ज्यादा नाजुक होती जा रही थी और इनका बैलेंस इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि इनका दिमाग इनकी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मौके की गंभीरता को देखते हुए जॉन की पत्नी लीसा ने अपने पति को लोकल अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप किया तो उन्हें लगा कि ये पूरे लक्षण इनर ईयर इन्फेक्शन के हैं और इसी इन्फेक्शन को सही करने के लिए डॉक्टर ने जॉन को दवाई दी और कुछ दिनों का बेड रेस्ट लेने के लिए कहा ताकि ये जल्द से जल्द ठीक हो सके। पर 1 हफ्ते तक दवाइयाँ लेने के बावजूद भी जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। अपने पति की हालत को देखते हुए जॉन की वाइफ लीसा ने फैसला किया कि अब वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। जब डॉक्टर ने जॉन की पूरी कंडीशन समझी तो इन्हें तुरंत न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया। अब यहाँ इनके केस को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डैनियल देख रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले तो जॉन की पूरी हालत की जानकारी ली और फिर ये समझ गए कि इनकी ये जो कंडीशन है इसका कनेक्शन कहीं न कहीं इनके दिमाग से जुड़ा हुआ है। और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए इन्होंने जॉन से एक छोटा सा टास्क करवाया। डॉक्टर ने जॉन को पहले अपनी नाक को छूने के लिए कहा और फिर जॉन को डॉक्टर के हाथ टच करने थे। हमें पता है ये चीज देखने में बहुत ही आसान लग रही होगी, और दोस्तों, दिमाग से जुड़ी समस्या से जूझ रहे इंसान के लिए इस छोटी सी चीज को कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठीक ऐसा ही जॉन के साथ भी हुआ। जॉन ने अपनी नाक तो छू ली थी, लेकिन उसके बाद ये डॉक्टर का हाथ नहीं छू पाए और इनके हाथ कांपने लगे। जब डॉक्टर ने जॉन की ये हालत समझी तो उन्हें ऐसा लगा जॉन को पक्का सेरेब्रम में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद होता है जो मसल कंट्रोल को नियंत्रित करता है और साथ ही ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने का काम भी करता है। यानी कि अगर आप बिना कापे अपने मोबाइल फोन को पकड़ के हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका सेरेब्रम आपके दिमाग में अच्छी तरह से काम कर रहा है। पर जॉन के साथ ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, इसलिए डॉक्टर समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो जॉन का सीटी स्कैन हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया उसमें ये पाया गया कि जॉन के सेरेब्रम वाले हिस्से में एक बड़े अखरोट जैसा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर है, जिसे देखकर डॉक्टर डैनियल को लगा कि ये ब्रेन ट्यूमर है। इसलिए उस रहस्यमयी स्ट्रक्चर के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए डॉक्टर ने जॉन की बायोप्सी करवाई। आपको बता दें, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंसान की खोपड़ी को खोलकर ट्यूमर या फिर किसी दूसरे स्ट्रक्चर का एक सैंपल लिया जाता है और फिर उस सैंपल की जांच होती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि दिमाग में आखिर कौन सी चीज है, क्योंकि बिना असली बीमारी को जाने उसे ठीक करना असंभव है। जब ये प्रोसेस पूरा हो गया तो डॉक्टर डैनियल ने जॉन के दिमाग से उस अजीब से स्ट्रक्चर का सैंपल लिया और जांच के लिए उसे पैथोलॉजी लैब में भेज दिया गया। 1-2 दिन के बाद जब पैथोलॉजी लैब के टेक्नीशियन ने सैंपल के बारे में डॉक्टर को बताया तो उनकी हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि टेक्नीशियन का ये कहना था कि जिस सैंपल को डॉक्टर डैनियल ब्रेन ट्यूमर समझ रहे थे वो तो असल में एक पैरासाइट यानी कि परजीवियों की एक पूरी की पूरी कॉलोनी है जिसने जॉन के दिमाग में अपना घर बना लिया है। आपको बता दें कि परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के शरीर में जाकर विकसित होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये इंसान के शरीर को खोखला करके रख देते हैं। जॉन के दिमाग में तो इनका पूरा झुंड चल रहा था जो लगातार जॉन के दिमाग को अंदर से खाया जा रहा था और इसी वजह से जॉन कुछ भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे थे। इन्हें रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आ रही थी। अब डॉक्टर डैनियल को सब कुछ पता चल गया था, पर हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि डॉक्टर ने आज तक अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में इस तरह का केस देखा ही नहीं था।
पैरासाइट्स वो भी इतनी बड़ी संख्या में किसी इंसान के दिमाग में घुसकर उस पर अपना कंट्रोल जमा रहे हों, ये डॉक्टर डैनियल के लिए एक नई चीज थी। अब डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस पैरासाइट की प्रजाति को जानना था, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट होनी थी। इसलिए डॉक्टर ने जॉन की बीवी लीसा से सवाल जवाब करने शुरू कर दिया कि इनके शरीर में ये पैरासाइट्स आए कैसे। डॉक्टर ने सबसे पहले जॉन के खाने पीने के बारे में पूछा, क्योंकि अधिकतर पैरासाइट्स इंसानी शरीर में इसी रास्ते आते हैं। और लीसा के बताए गए डिस्क्रिप्शन और लैब में मिले पैरासाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जांच शुरू हुई तो ये पाया गया कि जो पैरासाइट जॉन के दिमाग में है वो यूनाइटेड स्टेट्स में आज तक पाया ही नहीं गया और न ही रिकॉर्ड में मौजूद है। जहाँ एक तरफ जॉन के पास बहुत ही कम समय था, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इस जद्दोजहद में लगे हुए थे कि आखिर ये पैरासाइट कहाँ का है। इसलिए डॉक्टर ने लीसा से इनके इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में पूछा कि ये कब और कहाँ कहाँ गए हैं। डॉक्टर के पूछने पर लीसा ने बताया कि वो जॉन के साथ अपने बच्चों को लेकर आज से 6 साल पहले ईस्ट अफ्रीका में 1 हफ्ते की छुट्टियां मनाने गई थी। जब डॉक्टर ने उन छुट्टियों के बारे में विस्तार से पूछा तो लीसा ने ये बताया कि छुट्टियों के दौरान उन लोगों ने विक्टोरिया झील में स्विमिंग भी करे थे। इन सारी जानकारियों को लेने के बाद जब डॉक्टर ने दोबारा से सैंपल के डेटा को जांच के लिए भेजा, तब जाकर पता चला कि ये पैरासाइट्स सिस्टोसिमाइसिस थे। इस प्रजाति के पैरासाइट्स अक्सर एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की साफ पानी वाली झीलों में पाए जाते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो संक्रमित लोगों के मल के द्वारा वातावरण में रिलीज हो जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही ये अंडे साफ पानी के संपर्क में आते हैं तो ये फूटकर लार्वा में बदल जाते हैं और फिर उसके बाद इन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए किसी होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। उसके लिए ये स्नेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ये पैरासाइट स्नेल के पैरों से उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर अपना विकास शुरू कर देते हैं। जब स्नेल्स की बॉडी में इनका अच्छा खासा विकास हो जाता है तो ये वापस पानी में चले जाते हैं और फिर इन्हें इंतजार रहता है दूसरी होस्ट बॉडी का। अब इस परिस्थिति में जैसे ही इंसान पानी के अंदर प्रवेश करता है, ये पैरासाइट्स उसकी बॉडी में रिलीज होने वाले फैटी एसिड से आकर्षित होकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जब ये अपनी होस्ट बॉडी के संपर्क में आते हैं तो ह्यूमन स्किन को 3 अलग अलग स्टेजेस में पेनिट्रेट करते हुए उसके शरीर के अंदर अपना कब्जा जमा लेते हैं। दोस्तों, जब ये पैरासाइट इंसानी शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं तो इसके बाद इनके लार्वा ब्लड वेसल्स के जरिए हमारे लिवर के नजदीक पहुंचते हैं और वहीं पर ये खुद को अडल्ट वर्म के रूप में विकसित कर लेते हैं। जैसे इनका पूरा विकास हो जाता है, ये लिवर के बाहर आकर प्रजनन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, जिसके लिए मादा पैरासाइट आंतों के पास आकर ब्लड वेसल्स में अंडों को छोड़ देती है और फिर नॉर्मली ये अंडे आंतों में चले जाते हैं और मल के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद फिर से वही प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ ये पानी में जाते हैं, फिर अपनी होस्ट बॉडी ढूंढते हैं और डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब ऑपरेशन करके जॉन के दिमाग से पैरासाइट्स को निकाला गया तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि गिनना मुश्किल था। वो तो आप इनकी खुशकिस्मती कहिए कि ऐन वक्त पे डॉक्टर को सब कुछ पता चल गया और ये बच गए, वरना ये छोटे से पैरासाइट्स इनके इस बड़े से शरीर को खत्म करके ही मानते। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।